Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we'll proceed with our next section of the sample paper 1. अभी तक हम दो सेक्शन कर चुके हैं. मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन. सैम्पल पेपर 1 जो हमने स्टार्ट किया था 2023-24 सेशन का, इसके हम दो सेक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ. दिस इज द सेक्शन ए एंड दिस इज द सेक्शन बी. और आज हम शुरू करेंगे सेक्शन सी. तो सेक्शन सी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट दिस इज द सेक्शन सी. दिस सेक्शन comprises of short answer type questions of 3 marks each. अब इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड dx/√3 - 2x - x². तो सबसे पहले देखो, डायरेक्टली क्या हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसको हमें इंटीग्रेटिव फॉर्म में लेके जाना होगा. कैसे लेके जाएंगे? आप ये देखो कि ये जो आपका इंटीग्रल है, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसमें मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट जो है +1 होना चाहिए. मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है इसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, +1. लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो -1 है. अब इसको +1 कैसे हम बना सकते हैं? अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से, अगर मैं इस पूरी सभी टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लूं, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस. लेकिन जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी टर्म्स है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे. तो मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो उसमें क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू dx/√ऑफ. तो जैसे आप इस माइनस को कॉमन लोगे, जैसे आप इस माइनस को कॉमन लोगे, तो विद इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस का, ये आपका प्लस हो जाएगा. और यही हमारा टारगेट भी था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए. उसके बाद ये जो माइनस वाली टर्म है, जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. तो -2x है वो क्या हो जाएगा आपका +2x. और जो +3 है वो आपका क्या हो जाएगा, -3. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, हम यहाँ पर अप्लाई करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें पॉजिटिव करना होता है. ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है. अब जैसे आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दिया, अब आप ये देखो कि जो एक्स है, जो एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या है. तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 2. एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, 2. तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं. एम आई राइट? जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं. तो जैसे आप इस 2 का हाफ करोगे, जैसे आप इस 2 का हाफ करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1. जैसे आप इस 2 का हाफ करोगे इट विल बी इक्वल टू 1. ये क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ. पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपने कर दिया. स्टेप 2 क्या होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं. हाफ करके जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 1. हाफ करके जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, 1. अब देखो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू dx/√ऑफ माइनस, विद इन ब्रैकेट, अगर ये +1 आ रहा है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस, तो आप लिखोगे x+1 का होल स्क्वायर. अगर ये 2 आता, अगर ये क्या आता 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x+2 का होल स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो जो भी हाफ करके वैल्यू आएगी उसका यूज करके हमने यहाँ पर होल स्क्वायर बना दिया. तो हमारे पास क्या बन गया, x+1 का होल स्क्वायर. हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x+1 का होल स्क्वायर. अब आप ये देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² +1 +2x. अब देखो, x² तो ऑलरेडी हमारे पास है, 2x भी ऑलरेडी हमारे पास है, पर क्या हमारे पास 1 है? नहीं. 1 हमारे पास ये एक्स्ट्रा वैल्यू आई है. इसको कंपेंसेट करने के लिए भाई आप अपनी तरफ से तो मैथमेटिकली कुछ भी प्लस माइनस कर नहीं सकते हो. तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा +1 आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस इन द सेंस कि जो वैल्यू पहले थी वही होनी चाहिए, तो हम -1 लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे, -1. तो आप यहाँ पे लिखोगे x+1 होल स्क्वायर, x+1 होल स्क्वायर -1. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x+1 होल स्क्वायर -1. उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिखेंगे -3. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू जो है आपकी वो इसी वैल्यू के इक्वल आएगी. मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको. देखो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² +1
+2x, इसके बाद क्या है -1, और इसके बाद क्या है -3। तो देखो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी विल हैव x² +2x -3। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो ये आपकी इस वैल्यू से क्या कर रही है, मैच कर रही है। इसका मतलब बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल। अब ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इट विल बी इक्वल टू dx/√ऑफ माइनस विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और -3 -1 -3, ये क्या हो जाएगा आपका -4। तो -4 को आप क्या लिख सकते हो, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखो जैसे आप इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव टर्म है ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू dx/√2² माइनस x+1 का होल स्क्वायर, -x+1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो ये जो आपकी फॉर्म, अब ये एक ऐसी फॉर्म बन चुकी है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग dx/√a² -x²। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या हो गया a², और ये आपका क्या हो गया x², और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस सी, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब यहाँ पर जो x है आपका, यहाँ पर जो x है हमारा, वो किसके इक्वल है, x यहाँ पर इक्वल है x+1 के। तो x की जगह आप क्या लिखोगे, x+1, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x+1। और जो फॉर्मूले का a है, जो फॉर्मूले का a है वो किसके इक्वल है, 2 के। तो a को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से। इसका मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है dx/√2² -x+1 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, x+1, और a की जगह क्या आ जाएगा, x+1, x की जगह क्या आ जाएगा, x+1, और a की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस सी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 इज, 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी। 3 फ्रेंड्स है जो कॉफी के लिए जाते हैं। तो देखिए 3 फ्रेंड्स है जो कॉफी के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 एंड फ्रेंड 3। तीनों ही बहुत खुश हैं, ठीक है। इसके बाद ठंड का टाइम ऐसे ही है तो ऑब्वियसली कॉफी के लिए जा रहे हैं तो खुशी हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दे डिसाइड हु विल पे द बिल बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड देन लेटिंग द ऑड पर्सन पे। अब इनका डिसीजन क्या हुआ, भाई बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, आजकल ऐसे फ्रेंड कहाँ होते हैं। तीनों में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है कि कौन बिल पे करेगा। ये फ्रेंड 1 कह रहा है कि मैं पे करूंगा, सेकंड फ्रेंड कह रहा है मैं पे करूंगा, और इसी तरह से थर्ड फ्रेंड कह रहा है कि बिल मैं पे करूंगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे किया जाए कि बिल कौन पे करेगा, तो इन्होंने ये डिसाइड किया, हम तीनों कॉइन को टॉस करेंगे बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन। ये भी कॉइन को टॉस अप करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब जो ऑड पर्सन होगा वो पे करेगा। ऑड पर्सन का मतलब ये कि मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, सेकंड पर्सन ने जब कॉइन को टॉस किया हेड आया, और थर्ड पर्सन ने टॉस किया तो टेल आया। तो ये भाई साहब जो है वो बिल पे करेंगे, क्योंकि इनका जो आया है कॉइन का जो रिजल्ट आया वो बाकी दोनों से ऑड आया। लेकिन अगर तीनों ने टॉस किया और तीनों ही बार अगर हेड आता है, या तीनों ही बार क्या आता है, टेल आता है, तो फिर डिसीजन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा टॉस अप किया जाएगा, और जब तक ये ऑड सिनारियो है, ये जो है आपका ये ऑड सिनारियो का मतलब दो का रिजल्ट सेम है, दो का रिजल्ट सेम है, और तीसरे का जो रिजल्ट है वो दोनों से डिफरेंट है। तो जब यहाँ पर ये जो बात की जाए
यहाँ पे जो ये बात की जा रही है, बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड लेटिंग द ऑड पर्सन पे, उसका मतलब यही है कि जब एक का रिजल्ट डिफरेंट आएगा बाकी दोनों से, वही पे करेगा। समझ में आ गया? अब देर इज नो ऑड पर्सन, यानी कि तीनों का ही या तो रिजल्ट क्या आ गया, हेड आ गया, या तीनों का ही रिजल्ट क्या आ गया, टेल आ रहा है। इफ ऑल द ऑड पर्सन का मतलब, देर इज नो ऑड पर्सन का मतलब इफ ऑल द थ्री टॉसेस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट, अगर तीनों ही टॉस में सेम रिजल्ट आता है। इफ देर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, जैसे कि फर्स्ट राउंड हुआ, तीनों का क्या आ गया, हेड आ गया, ये फर्स्ट राउंड हो गया, तीनों का क्या आ गया, हेड आ गया। दे मेक अ सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड होगा ऑफ द टॉसिस एंड दे कंटिन्यू टू डू सो। और मान लो जब सेकेंड राउंड हुआ तो भी मान लो सेम रिजल्ट आया, इस बार मान लेते हैं कि टेल 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 आ गया। अब ये तब तक होता रहेगा जब तक, अब ये राउंड तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई ओड पर्सन नहीं आ जाता, यानी कि जब तक रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं आ जाता कि दो का जो रिजल्ट है वो सेम है और थर्ड का रिजल्ट क्या है, डिफरेंट है। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि फर्स्ट राउंड में हम मान लेते हैं कोई भी और सिनारियो नहीं आया, सेकेंड राउंड में हम मान लेते हैं कोई भी और सिनारियो नहीं आया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि थर्ड राउंड में जो है और सिनारियो आ जाएगा, यानी कि थर्ड राउंड में दो का रिजल्ट सेम और थर्ड का रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो रिजल्ट आया वो क्या है, हेड हेड हेड। यानी कि फर्स्ट फ्रेंड ने टॉस किया तो भी हेड आया, सेकंड ने टॉस किया तो भी हेड आया, थर्ड ने टॉस किया तो भी हेड आया। ये हम मान लेते हैं रिजल्ट हो गया फर्स्ट राउंड का, यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई भी और सिनेरियो नहीं आया। फिर जब सेकंड राउंड हुआ, जब सेकंड राउंड हुआ तो हम मान लेते हैं जो रिजल्ट आया वो क्या है, टेल टेल टेल। यानी कि सेकंड राउंड में भी तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही आया है, यानी कि कोई भी और सिनेरियो नहीं हुआ। फिर हम ये मान लेते हैं कि जब थर्ड राउंड हुआ, क्या हुआ, जब जब थर्ड राउंड हुआ तो थर्ड राउंड में क्या है, और सिनेरियो आ गया। थर्ड राउंड में क्या हो गया, और सिनेरियो आ गया। और सिनेरियो का मतलब ये हुआ कि दो का रिजल्ट सेम लेकिन थर्ड का क्या है, डिफरेंट है। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एग्जैक्टली थ्री टॉसेस वर मेड, एग्जैक्टली थ्री टॉसेस वर मेड, not three tosses, 3 rounds of tosses are made. What is the probability of having exactly three exactly 3 rounds of tosses were made? 3 rounds of tosses were are made. तो हमें यही फाइंड करना है कि जो रिजल्ट है फाइनली वो थर्ड राउंड में जाके आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, वी नो दैट कि जब हम एक कॉइन को टॉस अप करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। इसी तरह से जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/2। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो ऑड सिनेरियो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो ऑड सिनेरियो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब नो ऑड सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड। सेकंड राउंड सेकंड फ्रेंड ने किया तो भी हेड आ जाए, थर्ड फ्रेंड जब टॉस करता है तो भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये भी हो सकता है, और सिनारियो नहीं आने का मतलब ये भी हो सकता है कि जब तीनों फ्रेंड टॉस करते हैं तो फर्स्ट फ्रेंड का भी टेल आ जाए, सेकंड फ्रेंड के टॉस करने पर भी टेल आ जाए, और थर्ड फ्रेंड के टॉस करने पे भी टेल आ जाए। तो ये तो होगी कि कोई और सिनेरियो नहीं है। अब देखो, अभी हमने ये कहा कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है, इसका मतलब इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 इंटू
1/2 इंटू 1/2। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/8, प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये भी हो जाएगा आपका 1/8। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2/8 एंड इट इज इक्वल टू 1/4। इट इज इक्वल टू 1/4। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो ऑड सिनारी, नो ऑड सिनारी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड सिनारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड सिनारी। तो देखो ये आपने 10th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल हो। ये बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये किसके इक्वल होती है, ये आपकी 1 के इक्वल होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि probability of having odd scenario, probability of having odd scenario plus probability of not having, probability of not having odd scenario, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है probability of having odd scenario। और सिनेरियो का मतलब मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि दो फ्रेंड का जो टॉस करने पर रिजल्ट है वो सेम है, लेकिन थर्ड फ्रेंड का जो टॉस का रिजल्ट है वो दोनों से डिफरेंट है। ये हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग और सिनेरियो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग और सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग, 1 minus probability of not having odd scenario, 1 minus probability of not having odd scenario। तो probability of not having odd scenario ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। probability of not having odd scenario, you can see that ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू जो हमारी आई थी वो हमारी आई थी 1/4, 1/4। तो इसका मतलब हम करेंगे 1 माइनस 1/4। तो जब आप 1 माइनस 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4, ये आ जाएगा आपका 3/4, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट एग्जैक्टली 3 rounds of tosses, 3 rounds of tosses are made, एग्जैक्टली 3 rounds of tosses are made। इसका क्या मतलब हुआ, 3 rounds of tosses का मतलब कि इन फर्स्ट राउंड, इन फर्स्ट राउंड नो ऑड पर्सन, कोई भी ऑड पर्सन नहीं है, यानी कि तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम है। इसी तरह से सेकंड राउंड, इन सेकंड राउंड, इन सेकंड राउंड अगेन नो ऑड पर्सन, इन सेकंड राउंड नो ऑड पर्सन, ठीक है, एंड इन थर्ड राउंड, इन थर्ड राउंड देर इज अ ऑड पर्सन, इन थर्ड राउंड देर इज अ ऑड पर्सन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट राउंड में क्या होना चाहिए, कोई ऑड पर्सन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट राउंड में कोई ऑड पर्सन नहीं होना चाहिए। और आप क्या कह रहे हो, सेकंड राउंड, जब हम सेकंड राउंड में जाते हैं वहां भी कोई ऑड पर्सन नहीं है, यानी कि फर्स्ट राउंड में भी तीनों का रिजल्ट सेम आया है, सेकंड राउंड में भी कोई और सिनेरियो नहीं है, लेकिन जैसे हम थर्ड राउंड पर जाते हैं, जैसे हम थर्ड राउंड पर जाते हैं वहां पर क्या है, और सिनेरियो है, यानी कि दो में से एक, तीन में से एक का रिजल्ट क्या है, वो दो से डिफरेंट है।
तो देखो अभी हमने फाइंड किया था कोई और सिनारियो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। आपको फिर से दिखा देता हूँ। कोई और सिनारियो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/4 है। लेकिन और सिनारियो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट राउंड हैविंग नो ऑड पर्सन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। सेकेंड राउंड नो ऑड पर्सन इंटू 1/4। थर्ड राउंड ओड पर्सन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 3/64। फाइनल आंसर आएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 3/64। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में शेयर कर देना। नेक्स्ट सेक्शन जब मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपका जो डाउट है वो कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। ये भी हमारा इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको इवेल्युएट करना है। आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है π/6 टू π/3। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर लिमिट्स गिवन है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और हमें इवेल्युएट क्या करना है, dx अपॉन 1 + √10x। देखो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। वी नो दैट 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। वी नो दैट 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है, लेट द गिवन इंटीग्रेशन बी आई which is equal to π/6 to π/3 dx upon 1 plus root 10x, right? ये इसी के इक्वल है। Now 10x can be written as it will be equal to π/6 to π/3 dx upon 1 plus root 10x can be written as root sin x by root cos x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। And it will be equal to π/6 to π/3 dx अपॉन, देखो जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ cos x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, देखो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। बेसिकली ये dx अपॉन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब ये फ्रैक्शन है, जैसे हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी dx इंटू डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। इसका मतलब ये जो रूट कॉस एक्स है ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा आपका, न्यूमरेटर में। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू π/6 टू π/3 रूट ऑफ cos x dx अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप 1। इसको अब ले लेते हैं क्वेश्चन 1, नॉट स्टेप 1, ये क्वेश्चन 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मैं स्टेप को कॉपी कर लेता हूँ, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब आगे हम कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, हम वी विल यूज प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग यूजिंग ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी विल हैव, जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो वो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, राइट। दिस इज द एफ ऑफ एक्स। तो जब हम यहाँ प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू π/6 टू π/3। अब देखो ये जो है हमारा π/6, ये है ए, जो π/3 है ये है बी। ये बात समझ में आ रही है। अब प्रॉपर्टी क्या है, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स।
अब हम क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो भी ये एक्स है, जो भी ये एक्स है, इन सभी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स से। ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कॉस। ए की जगह देखो क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स। बी की जगह क्या होगा, पाई बाय थ्री माइनस एक्स। और ये क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स। अपॉन में इसी तरह से देखो, रूट ऑफ कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, अगर आप ध्यान से देखो, पाई बाय सिक्स का मतलब क्या होता है, 30। मैंने क्या कहा, पाई बाय सिक्स का मतलब होता है 30। और इसी तरह से पाई बाय थ्री का मतलब क्या होता है, 60। तो बेसिकली 30 प्लस 60 ये क्या हो गया, ये हो गया 90। ये क्या हो गया आपका, 90 हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज दैट आई विल बी इक्वल टू पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री, दैट इज 90 माइनस एक्स। इसी तरह से जब आप डिनोमिनेटर में आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। एम आई राइट। और ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टी एक्स। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आप देखो, वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय सिक्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, दैट इज साइन एक्स। फिर ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन 2 है, और अभी जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, दिस इज इक्वेशन फाइंड, दिस इज इक्वेशन 1। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 1 एंड 2, वी विल ऐड 1 एंड 2। तो एडिंग 1 एंड 2। तो जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई प्लस आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2 आई। ये हो जाएगा 2 आई, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। अब देखो, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, क्योंकि देखो एलसीएम तो हमारा सेम आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे एलसीएम सेम है, तो एलसीएम तो एज इट इज हो जाएगा। इन डिनोमिनेटर वी विल हैव रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। और देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट, ये भी क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो न्यूमरेटर पे भी क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो न्यूमरेटर पे भी क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। और ये हो जाएगा आपका टी एक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या नहीं से दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैंसिल कर दिया मैंने, ये आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो व्हाट वी विल है दैट 2 y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स। नाउ वी नो दैट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स
π/6 टू π/3। अब हम लिमिट से अप्लाई करेंगे, तो लिमिट से अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट, तो x की जगह क्या आ जाएगा π/3, माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -π/6। ये क्या हो जाएगा, -π/6। तो जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2π, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा पाई। तो कैन आई से दैट 2i इज इक्वल टू π/6। तो इसका मतलब जो आप आई की वैल्यू होगी, जो हमारा इंटीग्रल होगा, इट विल बी इक्वल टू π/12। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, आपको इवेल्युएट करना है। अगर इंटीग्रल क्वेश्चन है आपका, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है कि इवेल्युएट क्या करना है, 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x-1 dx की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो देखो, जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इस x-1 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब ये जो मॉडुलस x-1 है, ये जो मॉडुलस x-1 है, इट कैन बी रिटर्न एज, इट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल कब होगा, जब x जो है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा। और ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव के इक्वल कब होगी, जब x जो है वो <<1 होगा। अब आप लोगों ने ये लिखा तो बहुत बार होगा, पर शायद आपने सोचा नहीं होगा कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। देखो, जो मॉडुलस का काम होता है वो होता है इस फंक्शन को पॉजिटिव रखना। तो ये मॉडुलस कहता है कि भैया अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है, तब तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से छोटी, अब मैं कुछ भी यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, से 0, तो 0 माइनस पुट करते ही ये नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे, तो मेरा काम क्या है, मॉडुलस क्या कहता है, मेरा काम है फंक्शन को पॉजिटिव रखना। अब क्योंकि अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि जब मैं 1 से x की वैल्यू छोटी रखी जाएगी तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी, तो ये ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आप 1 से छोटी यानी क्रिटिकल पॉइंट से पीछे जाते हो, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 से पीछे जाने का मतलब 1 से छोटी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें चाहिए, मॉडुलस फंक्शन है तो हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। अब इस नेगेटिव को कंपेंसेट करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं कि ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एक जब क्रिटिकल पॉइंट से हम लेफ्ट, क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब हम यहाँ एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, यूजिंग a to b f(x) dx किसके इक्वल होता है, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब a to c का मतलब क्या है, देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें a क्या है, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो a है आपका 0 और b हमारा क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, a हमारा क्या है, 0, और b क्या है यहाँ पे, 4। अब c क्या होगा, c होगा ये क्रिटिकल पॉइंट, c होगा क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स 0 to 1 और 1 to 4, 0 to 1 और 1 to 4। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज 0 to 4 मॉडुलस x-1 dx, जो आपको फाइंड करना है, इसके इक्वल होगा 0 to 1, सी की जगह आएगा क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो 0 to 1 x-1 dx प्लस सी की जगह क्या होगा, अगेन 1, और बी की जगह होगा 4। तो ये हो जाएगा मॉडुलस x-1 dx। अब देखो, जब मॉडुलस फंक्शन 0 और 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है,
जब मॉडुलस फंक्शन 0 और 1 के बीच में होने का मतलब जब x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, -(x-1). लेकिन जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बस इसी चीज को आपको अब यहाँ लिखना है। कैसे लिखोगे, दैट इट विल बी इक्वल टू 0 to 1, it will be equal to 0 to 1 minus of x-1 dx plus 1 to 4 x-1 dx। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी। अब देखो, जैसे मैं इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस की जगह तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बेसिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - x dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 0 to 1 1 - x dx प्लस ये एज इट इज लिखो 1 to 4 x-1 dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x का क्या होगा, x²/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और x का हो जाएगा x²/2। और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 1। इसी तरह से जब हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और 1 का क्या होगा, x। तो व्हाट वी विल है, प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और 1 का हो जाएगा -x, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 to 4। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 to 4, राइट। अब हम जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट का मतलब पहले x की जगह हम पुट करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 1 - 1/2, दैट इज अपर लिमिट, माइनस, अब हम x की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, दैट इज 0। तो जब आप 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 - 0, x की जगह 0 पुट करोगे, ये भी 0 होगा और ये भी 0, तो बेसिकली ये हो गया 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से अब इस फंक्शन की बात करते हैं। पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह क्या पुट करोगे आप, 4। x की जगह क्या पुट करोगे, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4² - 2, और माइनस में क्या हो जाएगा, 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर हम x की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1/2 -1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, व्हाइल सॉल्विंग दिस, देखो 1 - 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस अब यहां देखो क्या होगा, 4² क्या होगा, 16। 16/2 क्या हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8, माइनस में क्या हो गया, 4, -1/2 -1, ये हो जाएगा -1/2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 4। देखो 4 को क्या लिखोगे, 4/1, प्लस में क्या हो जाएगा, 1/2, प्लस में क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2। ये हो जाएगा 1 + 2 4 जा 8 + 1, 8 + 1 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/2, एंड इट इज इक्वल टू 5। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका, दैट इज 5। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। ये जो क्वेश्चन है आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x - y² dy = 0। इज इट क्लियर? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the given equation. Given equation क्या है, y into dx प्लस x माइनस y² dy = 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये जो सेकंड वाली टर्म है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाता हूँ, व्हाट वी विल हैव,
y dx will be equal to minus of x minus y square dy। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ कैन आई राइट इट एज dx by dy इक्वल टू, देखो अगर इस माइनस साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ it will be equal to, we know that we can separate the numerator, तो it can be written as dx by dy। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई, जो कि कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपका वाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स बाय डी वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ये वाली जो टर्म है अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर ध्यान से देखो आप तो ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो व्हाट वी विल से नाउ, कंपेयरिंग इक्वेशन वन, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद डी एक्स बाय डी वाई प्लस, देखो एक्स है, एक्स के साथ क्या रहता है एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस पी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा क्यू। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप इसको कंपेयर करते हो, नाउ तो देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वन बाय वाई, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय वाई, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा वाई। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, क्या होता है, ई रेस टू पावर क्या होगा, पी डी वाई। यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू पावर, भाई इसके रिस्पेक्ट पर होगा इंटीग्रेशन, तो पी डी वाई, राइट। अब पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है वन बाय वाई, और ये हो जाएगा आपका डी वाई, और ये हो जाएगा ई रेस टू पावर log वाई। क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर log वाई। तो वी नो दैट ई रेस टू पावर log एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर log वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी वाई, प्लस में क्या हो जाएगा सी, विच इम्प्लाइज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई थी वाई, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या हो जाएगा वाई, क्यू की वैल्यू भी हम हमारी क्या है वाई, तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई, देन डी वाई प्लस सी। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, विच इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाई क्यू प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ देखो, ये जो आपकी नेगेटिव टर्म है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज एक्स डी वाई will be equal to y dx plus root of x square plus y square dx. Is it clear? ठीक है। Now it implies x dy equal to, अब आप यहाँ पे देखो, we can take dx कॉमन। इस स्टेप में मैं dx क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो what we will have, जैसे आप dx कॉमन लोगे विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो dx है, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, और ये जो x है इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इस x को राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा अपॉन x। ये क्लियर है? ठीक है। अब न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई के साथ भी अपॉन में एक्स हो जाएगा, प्लस जो सेकेंड टर्म है न्यूमरेटर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। विच इम्प्लाइज, देखो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस, अब देखो ये जो वैल्यू है इसको मैं अगर रूट में लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये एक्स है, अगर इसको मैं रूट स्क्वायर रूट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है, इट कैन बी रिटर्न एज वी नो दैट वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, नाउ व्हाट वी विल हैव, dy बाय dx इक्वल टू वाई बाय एक्स, देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ये जो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं वाई बाय एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब आप बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? कैन आई से दैट दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन? तो ये जो इक्वेशन हमारी बन गई है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, पुट y is equal to vx which implies y by x equal to v, which implies y by x equal to v। अब आप ये देखो, अगर y vx के इक्वल है, अगर y vx के इक्वल है तो dy by dx क्या होगा, which implies dy by dx। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही होता है। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, जैसे कि मैंने कहा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और एक्स हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज
दैट इज v, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन तो d by dx ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ v. तो कैन आई से दैट नाउ व्हाट वी विल हैव, इट implies dy by dx. देखो v, d by dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा dy बाय dv बाय dx. ये क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज. देखो जो इक्वेशन वन है पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ. दिस इज द इक्वेशन वन. ओके, दिस इज द इक्वेशन वन. तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है डी वाई बाई डी एक्स. तो जहां तक डी वाई बाई डी एक्स की बात है तो डी वाई बाई डी एक्स देखो किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स. देखो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और ये भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स. तो इक्वेशन वन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है y बाय एक्स, इक्वल टू क्या है y बाय एक्स. तो देखो जो y बाय एक्स है, y बाय एक्स को हमने किसके इक्वल लिया था, v के इक्वल लिया था. तो y बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा, तो ये जो y बाय एक्स है, ये जो y बाय एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अगेन y बाय एक्स की जगह v और पावर में 2 है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर. अब देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v क्या हो जाएगा कैंसिल. नाउ कैन आई राइट इट एज, अगर मैं इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ डी वी अपॉन, देखो ये जो वैल्यू पहले तो देखो ये हो क्या गया, ये हो गया आपका x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया रूट 1 प्लस वी स्क्वायर. मैं इसको इंटू में 1 भी ले सकता हूँ, मैं इसको इंटू में क्या ले सकता हूँ 1. अब देखो अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ तो ये रूट 1 प्लस वी स्क्वायर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो व्हाट वी विल हैव डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और ये जो अपॉन में डी एक्स है ये 1 के साथ इंटू होके क्या हो जाएगा डी एक्स और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड. ये बात क्लियर हो गई. तो आपने क्या कर दिया वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, ठीक है. नाउ यूजिंग यूजिंग डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. वहां समझ में आ रही है, ठीक है. प्लस सी ये कुछ इसके इक्वल होगा. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी ये किसके इक्वल होना चाहिए लॉग एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है v तो ये हो जाएगा v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. तो डी एक्स बाई एक्स का मतलब क्या हो गया लॉग एक्स, ये भी लॉग में है ये भी लॉग में है तो मैं कांस्टेंट को भी ले सकता हूँ लॉग सी. तो मैं कांस्टेंट को भी क्या ले सकता हूँ लॉग सी. ये क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ विच इम्प्लाइज लॉग ऑफ v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 log m प्लस log n. ये क्या हो जाएगा log m इंटू एन से log सी एक्स. और फाइनली व्हाट वी विल हैव इट विल बी इक्वल टू v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स. ये क्लियर हो गया, ठीक है. ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है. अब देखो v की वैल्यू क्या थी y बाय एक्स तो मैं v की जगह ले सकता हूँ y बाय एक्स प्लस फिर वी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा सी एक्स. ऐसा क्यों लिखा बिकॉज v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, बिकॉज v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. ये क्लियर हो गया, ठीक है. तो नाउ व्हाट वी विल हैव वाई बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा वाई बाय एक्स, प्लस न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मीन जब आप एलसीएम लोगे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स। कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपको मैक्सिमाइज करना, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू, देखो कॉन्स्टेंट क्या क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2000, दिस इज द फर्स्ट कॉन्स्टेंट, x less than equal to 40, this is the second constant, x greater than equal to 20, this is the third constant, और y greater than equal to 0, this is the fourth constant। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम 0 0 टेस्ट करते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी रिटर्न एज x प्लस वाई इक्वल टू 200, राइट। अब अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ तो y की जगह आ जाएगा 200। इसी तरह से अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ये मेरा पॉइंट्स टेबल बन गया। और अगर मैं 0 0 टेस्ट इसमें अप्लाई करता हूँ, मीन्स x की जगह भी 0 और y की जगह भी मैं 0 रखता हूँ, तो 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। और इनइक्वालिटी क्या शो करेगी, 0 जो है वो 200 के से लेस होता है या 200 के इक्वल होता है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो यहाँ पर हो भी रही है कि 0 जो है हमारा वो 200 से छोटा होता है। तो मेरे यहाँ पे जो टेस्ट है वो पास हो गया, ये ट्रू है। इसी तरह से यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल टू 40 का मतलब क्या हो गया, ग्राफिकली ये हो गया x इक्वल टू 40। और अगर मैं 0 0 टेस्ट पास करता हूँ तो 0 जो होता है, अगर x की जगह मैं 0 रखता हूँ तो 0 जो होता है 40 से छोटा होता है। तो यहाँ पे भी मेरा टेस्ट क्या हो गया, ट्रू है, यानी कि टेस्ट पास हो गया। फिर थर्ड कॉन्स्टेंट पर आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जिसको हम लिखेंगे ग्राफिकली x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और x और y यहाँ पर देखो आप, x भी पॉजिटिव है और x 0 है, y 0 है, तो जो इनकी वैल्यू के हिसाब से ये भी जो लाइन है आपकी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही आएगी। अब हम देखते हैं 0 0 टेस्ट। तो 0 जो है यहाँ पर आ रहा है 0 20 के इक्वल होता है, नहीं होता है, या 0 20 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है वो फेल हो गया, यानी कि ये फॉल्स है। इसी तरह से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, और ये इक्वेशन भी आपकी ट्रू है कि y जो है यहाँ पे 0 के इक्वल है, यानी कि x एक्सिस की बात हो रही है। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 200 का जब मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, यानी कि जब x 0 है तो y 200 है, और जब y 0 है तो x कितना है 200। तो ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से बनेगा, यू कैन सी दैट जब x 0 है तो y 200 है, और जब y 0 है तो अब x 200 है। तो जब आप इस लाइन को कनेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी, जैसे मैं रेड कलर में आपको शो करूं। तो फर्स्ट कांस्टेंट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी कांस्टेंट की, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40। तो ये आपका 40 है, तो यहां से ये लाइन ऐसे पास होगी, ये हो गया x इक्वल टू 40। तो नेक्स्ट कांस्टेंट क्या था, x इक्वल टू 20, तो ये हो गया x इक्वल टू 20, दिस इज x इक्वल टू 20, ये 20 से पास होगा, ठीक है। फिर था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, राइट। अब जो ये लाइन है ये रेड वाली,
ये ब्लैक वाली और ये वाली। अब देखो, इसमें तो टेस्ट पास हुआ था हमारा, तो शेड कहाँ पर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। शेड कहाँ पर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद x = 40 वाली लाइन पे भी टेस्ट पास हुआ था, इस लाइन पे भी टेस्ट पास हुआ तो शेड कहाँ पर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। शेड कहाँ पर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो x = 20 वाली लाइन थी, इसमें टेस्ट हमारा फेल हुआ था। तो टेस्ट फेल होने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा शेड है, जो हमारा शेड है वो ओरिजिन से अवे होगा। अब इन कॉमन शेड अगर मैं देखता हूँ, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो जो कॉमन शेडेड रीजन आएगा वो ये आएगा आपका। दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन, दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन। अब ये जो कॉमन एरिया आ रहा है, ये जो कॉमन शेडेड रीजन आ रहा है, इसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, यही करना होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है, 20,0 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 40,0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स आपको फाइंड करना होगा। इस पॉइंट पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 40। ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में आपको फाइंड करना है। तो एक्स की जगह जब आप 40 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हो गया आपका 40,160। इसी तरह से आप देखो, ये जो लाइन है आपकी, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। अब इस वाली लाइन और इस लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे, तो एक्स की जगह आपने पुट कर दिया, एक्स की जगह आपने पुट कर दिया 20। तो 200 माइनस 20 करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 180। तो आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 4। एक 20,0, दिस वन। एक 40,0, दिस वन। एक 40,160, दिस वन। और एक 20,180, दिस वन। राइट। हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक एक करके पुट करेंगे। तो z = क्या है, जिसको जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है वो क्या है, 400x + 300y। तो जब मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा तो x की जगह मैं पुट करूंगा 20 और y की जगह मैं पुट करूंगा 0। तो मेरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ रही है 8,000। फिर जब मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा तो x की जगह मैं पुट करूंगा 40 और y की जगह पुट करूंगा 0। इस पॉइंट को पुट करने के बाद इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16,000। इसी तरह से जब मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा तो x की जगह पुट करूंगा 40 और y की जगह पुट करूंगा 160। तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 64,000। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर चेक करूंगा तो x की जगह पुट करूंगा 20 और y की जगह पुट करूंगा 180 और ये पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 62,000। तो आप देख सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की आ रही है वो आ रही है 64,000। और ये कब आ रही है, जब x की वैल्यू क्या होगी, 40 और y की वैल्यू क्या होगी, 160। तो हम किस तरह से लिखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की जो आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में, वो होगी 64,000। और वो कब होगी, जब x हमारा कितना होगा, 40 और y हमारा कितना होगा, 160। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है ये भी आपका, इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + x+1/(x²-1) dx। पहले आप ये देखो, जो आपका न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या है, वो है 3। और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री क्या है, 2। तो क्लियरली दिस इज द केस ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये तो हो गया हमारा डिवाइजर, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, क्वोशिएंट, और यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो हमारा आई होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू प्लस आर अपॉन डी। मीन्स हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से हम क्या बना देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू, गिवन इंटीग्रेशन इज x³ + x+1 अपॉन x² - 1 dx। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x³ + x+1 को हम डिवाइड करेंगे x² - 1 से, राइट। तो जब आप x³ को x² से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x। तो व्हाट वी विल हैव, x³ - x। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा +1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और कैन आई से दैट, ये क्या है क्वेश्चन, दिस वन इज डिवाइजर, और ये क्या है आपका रिमाइंडर, राइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नाउ आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू प्लस आर अपॉन डी। तो इसका मतलब ये जो आई है वो किसके इक्वल होगा, क्यू। अब क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है एक्स, तो क्यू की जगह तो हो जाएगा एक्स प्लस आर, आर की जगह क्या हो जाएगा 2x+1 अपॉन डी, डी की जगह क्या हो जाएगा x² - 1, ये हो जाएगा x² - 1। ये क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा x² - 1। इज इट क्लियर, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू, देखो ये आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx, ये क्या हो जाएगा आपका dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई राइट इट एज आई इज इक्वल टू x dx प्लस 2x+1 अपॉन x² - 1 dx। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू x dx प्लस I1, ऐसे इट इज इक्वेशन नंबर 1। मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है I1, क्योंकि पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर जो I1 है आपका I1 वो किसके इक्वल है, यहाँ पर I1 जो है आपका वो है 2x+1 अपॉन x² - 1, x² - 1 dx, राइट। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, देखो इस x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख ही देता हूं मैं, x+1, ये x-1, x+1, a² - b² यही होता है, राइट। अब जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, लेट 2x+1 अपॉन x-1 x+1 किसके इक्वल होगा, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1, प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा x+1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ 2x+1 is equal to, can I say that it will be equal to a into x+1 प्लस b into x-1। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, पुट x इक्वल टू 1। अगर मैं x की जगह देखो 1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। मीन्स a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2। तो जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे व्हाट वी विल हैव, a इज इक्वल टू 3/2, a इज इक्वल टू 3/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब पुट करते हैं x इक्वल टू -1। तो जब आप x की जगह -1 पुट करोगे, जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा -2 + 1 -1, और ये -1 हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो जब x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू -1 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी गेट, नाउ दिस इज द इक्वेशन 2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज द इक्वेशन 2।
दिस इज द इक्वेशन 2। ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, 3/2 और बी की जगह 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विच इम्प्लाइज 2x + 1 अपॉन x - 1, x + 1 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 x - 1। इन प्लेस ऑफ b वी विल पुट 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x + 1। ये क्या हो जाएगा, 1/2 x + 1। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू 2x + 1 अपॉन x - 1, x + 1 dx will be equal to integration of 3/2 x - 1 dx plus 1/2 x + 1 dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। So what we will have now, that is I1 is equal to, देखो 3/2 तो आपका कांस्टेंट है, 3/2 क्या है, कांस्टेंट, और 1/x - 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ x - 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो 1/2 क्या है, कांस्टेंट, तो प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा log ऑफ x + 1, 1/x + 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ x + 1, और प्लस में हम ले लेते हैं log C1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप ऐसे लिखो, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, पहले मैं आपको दिखा देता हूं इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन। अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो I1 की वैल्यू हमने फाइंड किया है, जो हमने I1 की वैल्यू फाइंड की है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/t, राइट। प्लस में क्या हो जाएगा 3/2 log x - 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 log x + 1, और प्लस में क्या हो जाएगा log c, प्लस में क्या हो जाएगा log c। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी होता है complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.